हेलो एंड वेलकम टू अचीवर्स 5 डियर लर्नर्स ऑफ क्लास 11 चैप्टर चल रहा है द बेसिस ऑफ ह्यूमन बिहेवियर और हम पहुंच चुके हैं इसके लास्ट पार्ट पर क्योंकि आज हम बात करेंगे उन बेसिस के जो ह्यूमन बिहेवियर को इम्पैक्ट करते हैं बट दे आर नॉट बायोलॉजिकल, दे आर नॉट जेनेटिक। सो फार इस चैप्टर में आप यही सब पढ़ते आ रहे थे कि ब्रेन कैसे वर्क करता है, ब्रेन के डिफरेंट फंक्शंस क्या होते हैं, पूरा नर्वस सिस्टम क्या होता है, स्पाइनल कॉर्ड क्या होती है। लेकिन आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि देर आर सम अदर बेसिस एज वेल जो हमारे बिहेवियर को इम्पैक्ट करते हैं और वो फैक्टर, वो बेसिस हमारे अराउंड एग्जिस्ट करते हैं जिसे हम कल्चर का नाम देते हैं। तो आज के वीडियो में अंडरस्टैंड करेंगे कि कल्चर क्या होता है, कल्चर किस तरह ह्यूमन को इम्पैक्ट करता है, कल्चरल ट्रांसमिशन किस तरह से होता है। ये वीडियो का लास्ट पार्ट है और लास्ट नोट्स भी हैं, तो नोट्स को रिसीव करना मत भूलिए हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ऑलराइट, तो चलिए क्विकली वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और आज का जो हमारा टॉपिक है हमने डिस्कस कर ही लिया कि इज मेजर अबाउट द कल्चर। अगर कल्चर की बात करें तो कल्चर किन चीजों से मिलकर बना होता है, कल्चर हमें कैसे नजर आता है, in form of set of ideas, behaviors, attitudes and traditions that exist within large group of people। किसी इंडिविजुअल पर्सन के हम कल्चर की बात नहीं करते। जब भी हम कहते हैं कि हम इस कल्चर को बिलोंग करते हैं तो इसका मतलब उस कल्चर में कई लोग आते हैं, हमेशा वो ज्यादा लोगों की बात करता है। कल्चर इज ऑल अबाउट अ ग्रुप, अ कम्युनिटी, अ वर्ल्ड, अ कंट्री। इस तरीके से बहुत ज्यादा लोगों को मिलाकर एक कल्चर बनता है। यहाँ पर देर आर डिफरेंट बिहेवियर्स एंड ट्रेडिशन एंड आइडियाज विच आर पास्ड ऑन फ्रॉम वन जनरेशन टू नेक्स्ट वन। हमारी एक जनरेशन से नेक्स्ट को पास होते जाते हैं और ओवर टाइम टिपिकली रेजिस्टेंट टू चेंज। ये एक लंबे टाइम तक चेंज ना होने वाली चीज है। कल्चर जो होता है वो चेंज नहीं होता, कल्चर में पर्सन चेंज हो जाता है, पर्सन के अंदर के ट्रेट्स बदल जाते हैं। कल्चर को हम चेंज नहीं करते। मतलब एक कल्चर से उठ के पर्सन दूसरे कल्चर में जाता है तो वो चेंजेस पर्सन के होते हैं, ना कि कल्चर के। ओके, तो जब हम कल्चर में चेंज पढ़ेंगे आगे किस तरह से चेंजेस होते हैं ह्यूमन के अंदर, तो वहां पर ये बात आपको लॉजिकली समझ में आएगी। और दूसरी बात ये है कि कल्चर जो होता है वो कंसिस्टेंट रहता है फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। ये मॉडिफाई तो होता रहता है, जैसे कि आपने अपने पेरेंट्स से जो कुछ भी कल्चरल वैल्यूज सीखी हैं, जब अपनी नेक्स्ट जनरेशन को पास ऑन करेंगे तो एग्जैक्टली नहीं कर पाएंगे, होगी भी नहीं, क्योंकि आपके एनवायरमेंट में भी चेंजेस आएंगे, लेकिन जो कोर है उसका जो बेस है वो नहीं बदलता। तो इस तरीके से इसमें कोई बड़ा चेंज हमें नहीं देखने को मिलता है। और कल्चर्स जो होते हैं दे वेरी वाइडली नॉट ओनली अक्रॉस द वर्ल्ड बट इवन राइट नेक्स्ट डोर। आप जिस कल्चर को बिलोंग करते हैं, अगर आप अपने नेबर्स से जाके उनके बारे में पूछेंगे तो बहुत चीज़ों में आपको फर्क दिखेगा, उनके पहनावे में, उनके खान पान के तरीके में, उनके लाइफ स्टाइल में और बहुत सारी चीज़ों में, सोचने के तरीके में और बहुत कुछ। तो जो कल्चर है वो इन सारी चीज़ों को इंक्लूड करता है और ये सब कुछ एग्जाम्पल है जो दिए हुए हैं। अगर मेजर एलिमेंट्स की बात करें कि कल्चर के मेजर एलिमेंट्स क्या होते हैं, तो सबसे पहले इसमें आते हैं सिंबल्स, लैंग्वेज, नॉर्म्स, वैल्यूज एंड आर्टिफैक्ट्स। इन्हें समझते हैं कि लैंग्वेज जो होती है सबसे ज्यादा इफेक्टिव कम्युनिकेशन के लिए जरूरी होती है और हमें सोशल वर्ल्ड में रहने के लिए एक प्रॉपर कम्युनिकेशन की जरूरत होती है। तो इस तरीके से जो हमारे बनाए हुए नॉर्म्स, वैल्यूज होते हैं, ये सब भी बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं कल्चर को जिंदा रखने के लिए, कल्चर को सर्वाइवल के लिए। तो इस तरीके से, और इन्हीं को हम फॉलो भी करते हैं, तभी हम कहते हैं कि हम इस पर्टिकुलर कल्चर को फॉलो कर रहे हैं। अगर हम किसी कल्चर को फॉलो कर रहे हैं दैट मीन्स हम उसके जो नॉर्म, सेट ऑफ नॉर्म्स है, रूल्स है, उन्हें फॉलो कर रहे हैं। ऑलराइट, इंडिविजुअली कल्चर कुछ नहीं होता है। तो मेजर वैल्यूज दैट डिस्टिंग्विश द यूनाइटेड स्टेट इंक्लूड इंडिविजुअलिज्म, कॉम्पिटिशन। हमने छोटे लेवल पे बात करी तो थिंकिंग की बात करी, कपड़ों की बात करी, खाने पीने की बात करी। अगर ब्रॉड लेवल पर जाएं तो इंडिविजुअलिज्म, कॉम्पिटिशन, कोऑपरेशन, कमिटमेंट टू द वर्क एथिक, ये सब भी बड़े लेवल पर कल्चर में देखे जाते हैं। आपने वर्क कल्चर का नाम तो सुना होगा। वर्क कल्चर क्या होता है, मीन्स आपके वर्क प्लेस पर जो सेट ऑफ रूल्स एंड नॉर्म्स हैं उन्हें ही हम वर्क कल्चर कहते हैं। ऑलराइट, बात करते हैं कल्चर के कैरेक्टरिस्टिक्स की। कल्चर की कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं। आप एग्जामिनेशन में जब ये क्वेश्चन आता है तो आप इसको इतना डिटेल में नहीं भी लिखेंगे, तो समझाने के लिए नोट्स में मैंने दिया है, पर आप टू द पॉइंट बात कर सकते हैं। जैसे कि पॉइंटर्स में लिख सकते हैं कि कल्चर इज लर्न। कल्चर को हर पर्सन सीखता है। आप कल्चर को सीखते हैं लेकिन उसको अपने साथ लेकर नहीं आते हैं। आपके अंदर वो इनहेरिट नहीं होता है। जब आप दुनिया में आते हैं तो आप किसी कल्चर को फॉलो नहीं कर रहे होते हैं। आप जब दुनिया में आते हैं उसके बाद धीरे धीरे अपने एनवायरनमेंट में सीखते हैं कि किस तरह से बोला जाता है, किस तरह से खाया जाता है। बहुत सारे आपकी बॉडी के भी रिफ्लेक्स एक्शंस होते हैं, मूवमेंट होते हैं, वो एक अलग चीज़ है। लेकिन बहुत सारी चीज़ें आप एथिक्स की फॉर्म में अपनी फैमिली से रिसीव करते हैं, तो कल्चर को लर्न करते हैं। उसके बाद जब आप फैमिली से आगे निकलते हैं, दोस्तों में जाते हैं, स्कूल में जाते हैं, फॉर्मल एजुकेशन एक्वायर करते हैं, तो धीरे धीरे और वैल्यूज जो होते हैं, जो कस्टम्स होते हैं, जो बिलीव्स होते हैं, वो बढ़ते जाते हैं। आप खुद के भी ओपिनियन डेवलप कर लेते हैं, वो भी आपके कल्चर का पार्ट हो जाते हैं। तो इस तरीके से कल्चर को हर पर्सन लर्न करता है। और कल्चर इज शेयर्ड। शेयर्ड का मतलब होता है कि हम कल्चर को पास ऑन भी करते हैं। हम भी कहाँ कहीं से कल्चर रिसीव कर रहे हैं और हम उसे पास ऑन भी करेंगे नेक्स्ट जनरेशन में। जनरेशन के अलावा हम अपने फ्रेंड सर्कल में भी अपने कल्चर को शेयर करते हैं। लोग
ये देखते हैं कि अच्छा यहाँ पे ऐसा काम होता है, हम भी वैसा ट्राई करेंगे, तो कल्चर ऑटोमेटिकली शेयर हो जाता है अमंग द पीपल व्हेन दे वांट टू अंडरस्टैंड इट, जब वो चाहते हैं उस कल्चर को अडॉप्ट करना। कल्चर इज बेस्ड ऑन सिंबल्स। सिंबल्स की अगर बात करें तो सिंबल इज समथिंग दैट स्टैंड्स फॉर समथिंग एल्स। सिंबल्स वेरी क्रॉस कल्चरली एंड आर आर्बिट्रेरी। दे ओनली हैव मीनिंग व्हेन पीपल इन अ कल्चर अग्री टू देयर यूज। लैंग्वेज, मनी, ये सब जो हैं सिंबल्स के एग्जाम्पल्स हो गए। अगर मैं आपसे ये बात कहूं कि ये जो सिंबल है, हमने एक सिंबल बनाया, इस सिंबल को देखते ही आपने रुपीस के बारे में सोचा, और न केवल रुपीस के बारे में बल्कि इंडियन रुपीस के बारे में सोचा होगा। अगर हम डॉलर का साइन बना दे, यूरो का बना दे, तो आपके माइंड में ऑटोमेटिकली आप इंडिया से बाहर चले जाएंगे। कॉग्निटिव लेवल पर अगर हम देखें तो आप दूसरे कंट्री के बारे में सोचने लगेंगे, बिकॉज वो जो सिंबल है वो किसी और कल्चर को आपके माइंड में एक पिक्चराइजेशन बना देगा। कल्चर इज इंटीग्रेटेड, इसका मतलब होता है होलिज्म, यानी कल्चर जुड़ा है। अगर कल्चर वेरी भी करते हैं बट दे डू कनेक्ट ऑन सेम ग्राउंड। कुछ ना कुछ ग्राउंड्स होते हैं जिस पर कल्चर तो एक जैसे होते हैं, मतलब कुछ ना कुछ तो ऐसा होता है कि जो चीजें हमें सभी कल्चर्स में सेम दिखाई देती है ना। जैसे कि डिफरेंट फेस्टिवल्स का सेलिब्रेट करना, हम यूरोपियन साइड में चले जाएं, यूरोप साइड में चले जाएं, तो वहां हम देखेंगे कि लोग क्रिसमस को बहुत अच्छे से सेलिब्रेट करते हैं। हमारी कंट्री में कुछ और पर्टिकुलर फेस्टिवल्स है जिन्हें हम सेलिब्रेट करते हैं, लेकिन सेलिब्रेशन इज समथिंग, इज अ पार्ट ऑफ आवर कल्चर। सो दैट इज हाउ कल्चर इज इंटीग्रेटेड, इंटरकनेक्टेड होता है। कल्चर इज डायनामिक। डायनामिक ऑफकोर्स होता है क्योंकि जब कल्चर के अंदर इतनी सारी चीजें एग्जिस्ट करेंगी तो उसकी डिफरेंट डायमेंशंस हो जाएंगी, और जब डायमेंशंस हो जाएंगी तो जाहिर सी बात है कि कल्चर डायनामिक कैरेक्टरिस्टिक बन जाएगा। कल्चरल ट्रांसमिशन, ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो आपसे 3 मार्क्स तक में पूछा जाता है, और इसके अंदर अगर ये ऑल टुगेदर आता है तो बड़ा ही क्वेश्चन आता है, क्योंकि इसके अंदर आपको 2 मेजर टॉपिक के बारे में लिखना होता है, एनकल्चरेशन और अकल्चरेशन। लेकिन अलग से अगर अकल्चरेशन और एनकल्चरेशन आता है तो 2 से 3 मार्क्स में सेपरेटली ये भी पूछा जा सकता है। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं कि कल्चरल ट्रांसमिशन क्या होता है। ट्रांसमिट का मतलब आप सभी समझते हैं, किसी चीज का एक जगह से उठ के दूसरी जगह जाना। कल्चरल ट्रांसमिशन का मतलब हो गया कि जब कोई कल्चर एक जगह से दूसरी जगह जाएगा, पर क्या कल्चर खुद उठकर जाएगा? ऑफ कोर्स नॉट। कल्चर को कौन लेकर जाएगा? ह्यूमन बीइंग, यानी अपने कल्चर को दूसरे कल्चर में ले जाकर एस्टैब्लिश करना या दूसरे कल्चर को खुद में अडॉप्ट कर लेना इज ऑल अबाउट कल्चरल ट्रांसमिशन। इट इज द प्रोसेस ऑफ पासिंग ऑफ न्यू नॉलेज एंड ट्रेडिशन ऑफ कल्चर फ्रॉम वन जनरेशन टू द नेक्स्ट। और जनरेशन के अलावा हम अपने साथ के लोगों में भी उन चीजों को ट्रांसमिट करते हैं, तभी तो हम दूसरों से नई चीजें सीखते हैं। एज वेल एज क्रॉस कल्चरली, यानी जिनका दूसरा कल्चर है और हमारा कुछ और कल्चर है, उनके बीच में उन चीजों का डिस्कशन होना, उस तरह की चीजों को होना, फेस्टिवल सेलिब्रेट करना, एक दूसरे से मिलना जुलना। कल्चरल ट्रांसमिशन हर दिन होता रहता है, हर समय होता रहता है, भले ही हम उससे अवेयर हो या ना हो, लेकिन वो होता ही रहता है। जब हम फैमिली की बात करते हैं, हर फैमिली जिस तरह से कम्युनिकेट करती है, जिस तरह से बातचीत करती है, जो उनके घर के रूल्स होते हैं वो बहुत डिफरेंट होते हैं। तो इस तरह से जब हम फैमिली टू फैमिली मिलते हैं एक दूसरे से, तो भी कल्चरल ट्रांसमिशन होता है। मतलब हम ये देखते हैं कि अच्छा इनके यहाँ ऐसा किया जाता है, दिस समथिंग रियली गुड, वी शुड ऑल्सो फॉलो इट। तो हम उसको अनजाने में ही सही, बट उसको स्टार्ट कर देते हैं फॉलो करना, और कल्चरल ट्रांसमिशन का प्रोसेस बिगिन हो जाता है। लेकिन कल्चरल ट्रांसमिशन पे सबसे बड़ा इन्फ्लुएंस जिस चीज का है वो है मीडिया। आजकल, आज के टाइम में मीडिया से जितना ज्यादा हर कोई पर्सन इन्फ्लुएंस होकर चीजों को अडॉप्ट कर रहा है, उतना ज्यादा पहले नहीं होता था। पुराने समय की बात करें, अब से 20 साल पहले की बात करें, तो जो लोग थे वो किसी दूसरे के कल्चर को फॉलो करने में या दूसरे के यहाँ का खाना खाने में, जो उनके यहाँ बनता है या जो उनके ड्रेसेस पहने जाते हैं, इस चीज को पसंद नहीं करते थे। वो ये चाहते थे कि हम अपनी ही जो हमारी चीजें हैं वो हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं उसको, तो हम उसमें बदलाव क्यों लेकर आए। लेकिन मीडिया ने इतना ड्रास्टिक चेंज इन चीजों में किया है, लोगों की मेंटालिटी में किया है, कि लोग चीजों को बहुत इजीली एक्सेप्ट कर रहे हैं, और इसकी वजह से काफी ज्यादा होमोजेनियस चीजें होती जा रही हैं। मीडिया की बात करें तो आप सभी को पता है, टेलीविजन, न्यूज़पेपर, मैगजीन, इंटरनेट और बहुत सारे कम्युनिकेशन के माध्यम है। लेकिन इसके भी अलावा सबसे ज्यादा पावरफुल है सोशल मीडिया, जो बड़ा चेंज लाने में एक्टिव रहता है। एनकल्चरेशन पे आ जाते हैं। जैसे मैंने अभी बताया था कि ये टॉपिक सेपरेटली आपसे शॉर्ट क्वेश्चन की फॉर्म में पूछा जा सकता है। तो एनकल्चरेशन का मतलब होता है कि एनकल्चरेशन रेफर्स टू द प्रोसेस थ्रू विच वी लर्न अबाउट द कल्चर वी लिव इन। हम अपने कल्चर के बारे में भी तो जानते हैं ना, राइट? तो वो प्रोसेस, अपने कल्चर को जानना, इज एनकल्चरेशन। ऑल राइट। एनकल्चरेशन के थ्रू हम ये जानते हैं कि क्या बिहेवियर हमें करना चाहिए, वैल्यू, लैंग्वेज, मॉरल्स, हमारी सोसाइटी में क्या एक्सेप्टेड है क्या नहीं है। और हम ये कहाँ से सीखते हैं? मेन बात यह है कि ये एनकल्चरेशन का प्रोसेस होता कब है और कहाँ होता है? जब हम इस दुनिया में आते हैं, अपनी फैमिली के बीच में रहते हैं, तो धीरे धीरे जो चीजें भी हमें मॉरल्स के फॉर्म में सिखाई जाती हैं,
एथिक्स की फॉर्म में सिखाई जाती है, हमें बताया जाता है कि ये करना है, ये नहीं करना है, डूज एंड डोंट्स बताए जाते हैं। तो एनकल्चरेशन का प्रोसेस ऑटोमेटिकली हो रहा होता है। इस एनकल्चरेशन के प्रोसेस के लिए कहीं भी अलग से हम क्लासेस नहीं लेते हैं, कहीं भी कोई अलग फॉर्मल सिस्टम नहीं बना है। ये अलग बात है कि स्कूल जो सिस्टम होता है एक फॉर्मल सिस्टम होता है, फॉर्मल एजुकेशन सिस्टम होता है, और वहाँ पर हम फॉर्मली चीज़ों को लर्न करते हैं, लेकिन वहाँ पे भी आपके लिए इसे प्लान नहीं किया जाता है। वहाँ पर भी आप ऑटोमेटिकली फ्लो में बहुत कुछ सीख जाते हैं। आपके टीचर्स आपको बताते हैं कि बेटा ऐसा नहीं करना चाहिए, ऐसा करना चाहिए, तो वो चीज़ें भी आप नेचुरली सीख रहे होते हैं। और इसके अलावा आपके सिलेबस में मॉरल वैल्यूज़ की जो बुक होती हैं, बस उतना ही हम कहेंगे कि एनकल्चरेशन का प्रोसेस जो है वहाँ पे फॉर्मल वे में होता है, और उसको भी आपको ज़्यादातर प्रैक्टिकल चीज़ों में सिखाया जाता है, किताबी कीड़ा नहीं बनाया जाता है। तो एनकल्चरेशन का प्रोसेस ऑटोमेटिकली होता रहता है, और वो हमें मिलता है हमारी सोसाइटी के मेंबर से, पेरेंट्स, फ्रेंड्स, टीचर्स, मेंटर्स, इन सब की हेल्प से। अब एक एग्जाम्पल की बात करें तो एनकल्चरेशन इज ऑल अबाउट ऑब्जर्वेशन लर्निंग। देख कर सीखता है। क्या एक छोटे बच्चे को हर दिन हर पल हम ये बताते रहते हैं कि ये करो, ये मत करो, ऐसा करो, वैसा मत करो? वो बहुत कुछ ऑब्जर्व करता है कि अच्छा, जो मेरा छोटा भाई है वो उस पर्सन को, मेरे कजिन को भैया बोलता है, दीदी बोलता है, तो दैट मीन्स हमें अपने बड़े को इस तरह से बात करनी चाहिए। वो ये देखता है कि हम अपने पेरेंट्स से आप करके बात कर रहे हैं, ग्रैंड पेरेंट्स से इस तरह से बात कर रहे हैं, तो वो चीजें वो देख देख के सीखता जाता है। तो इट इज मोर लाइक ऑब्जर्वेशन लर्निंग, जो बच्चा अपने पीयर्स को, अपने फ्रेंड्स को, अपने फैमिली मेंबर्स को भी देखकर सीखता रहता है। और इसके अलावा बहुत कुछ ऑब्जर्व करता है कि क्या क्या ऑब्जर्व करता है। मैंने बताया ओवरऑल इज एनकल्चरेशन इज ऑब्जर्वेशन, लेकिन ऑब्जर्वेशन कहाँ कहाँ होगा कि हाउ टू बिहेव इन सर्टेन सिचुएशन, ऑब्जर्विंग मॉडल्स इन मैगजीन्स, है ना। इसके अलावा किस तरह से फ्रेंड्स एक दूसरे से बात कर रहे हैं, बहुत कुछ, देयर इज द लिस्ट इज एंडलेस। कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो ये सबसे इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक तो यही है कि इट्स लर्निंग बाय ऑब्जर्वेशन। और लोग अवेयर नहीं होते हैं कि जब वो इसको एनकल्चरेशन को लर्न कर रहे हैं तो वो अवेयर नहीं होते हैं, उन्हें ये नहीं पता होता है कि एनकल्चरेशन का प्रोसेस चल रहा है, बट ऑटोमेटिकली हो जाता है। जो भी लर्निंग होती है वो इसलिए होती है कि वो हमारे सोशियो कल्चरल एनवायरनमेंट में अवेलेबल होती है। आप समझ सकते हैं कि जो ये वैल्यूज हैं, एथिक्स हैं, रूल्स हैं, ये पहले से प्री एग्जिस्ट करते हैं। हम इन्हें अपने साथ दुनिया में लेकर नहीं आए, ये हमसे पहले से ही मौजूद हैं, बस हम उन्हें क्या कर रहे हैं, एक्वायर कर रहे हैं। तो जाहिर सी बात है कि जो भी इंफॉर्मेशन होती है वो सोशियो कल्चरल एनवायरनमेंट में अवेलेबल होती है। ये डायरेक्टली और इनडायरेक्टली दोनों तरीके से होता है एनकल्चरेशन। और डायरेक्टली कैसे होता है, मतलब डायरेक्टली जैसे मैंने को एग्जांपल बताया कि हमें कुछ बताया जा रहा है तो एनकल्चरेशन हो रहा है, डायरेक्टली वी आर नोइंग, इनडायरेक्टली वी आर ऑब्जर्विंग समथिंग, तो दैट इज हाउ इट इज इनडायरेक्टली। हम लर्न इन्फॉर्मेशन को इस तरह से किसी भी सिचुएशन में लर्न करते हैं, और जब भी उसकी जहां जरूरत होती है उसको यूज भी कर लेते हैं। आते हैं कल्चरेशन पर। खुद के कल्चर को जानने के प्रोसेस को हम एनकल्चरेशन कहते थे, अब दूसरे के कल्चर को जानने के प्रोसेस को हम अकल्चरेशन कहेंगे। बस यही बेसिक डिफरेंस है दोनों में, और बहुत सिंपल हो जाती है चीजें जब आप ये कोर कॉन्सेप्ट समझ जाते हैं। तो अकल्चरेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें पीपल ऑफ वन कल्चर अडॉप्ट द कल्चर ऑफ द अदर दैट इज नॉट ओरिजिनली देयर ओन। जो उनका अपना खुद का कल्चर नहीं है, लेकिन वो दूसरे के कल्चर को अडॉप्ट कर रहे हैं। लेकिन अकल्चरेशन में एक पॉइंट ये भी आता है कि क्या हर कोई दूसरे के कल्चर को अडॉप्ट करना चाहता है, तो वो चाहता है या नहीं उस पॉइंट पर हम अभी आगे बढ़ेंगे। लेकिन जो लोग अडॉप्ट कर लेते हैं वो अकल्चरेशन के प्रोसेस को कंटिन्यू करते हैं। तो ओरिजिनल जो कल्चर होता है किसी भी पर्सन का, वो चेंज हो जाता है ड्यू टू द अडॉप्शन ऑफ द कल्चर ऑफ द अदर पीपल। लोग जब भी दूसरे लोगों के साथ टाइम स्पेंड करते हैं, किसी दूसरी कंट्री में चले जाते हैं, तो ऑटोमेटिकली क्या होता है, उनका जो अपना कल्चर है वो धीरे धीरे फेड आउट होने लगता है, और दूसरे के कल्चर में वो ज्यादा इन्वॉल्व हो जाते हैं। अकल्चरेशन ऑल्सो टेक्स प्लेस डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। जिस तरह से हमने एनकल्चरेशन में समझा था, उसी तरीके से यहाँ पर भी डायरेक्ट और इनडायरेक्ट होता है। डायरेक्ट अकल्चरेशन तब होता है जब माइग्रेशन होता है, कोई पर्सन माइग्रेट करता है, मतलब अपनी जगह से दूसरी जगह जाता है। जैसे नॉर्थ इंडिया में रहने वाला पर्सन साउथ इंडिया में चला गया, तो वहां पे क्या है, डायरेक्ट थ्रू डायरेक्ट है यहाँ पे, क्योंकि डायरेक्ट अकल्चरेशन इसलिए क्योंकि उस पर्सन को पता है कि वो एक नए कल्चर में जा रहा है, और उस वहाँ की चीज़ों को उसे करना पड़ेगा। अगर वहाँ पर उसको खाने के लिए रोटी नहीं मिलेगी तो उसको जो भी चीज़ें वहाँ का फूड है वो खाना पड़ेगा, तो वो एक्सेप्ट कर रहा है। कल्चरेशन यहाँ पे डायरेक्ट वे में हो रहा है। लेकिन इनडायरेक्ट कब होता है, मीडिया के थ्रू ज़्यादा होता है ना। मीडिया के थ्रू कैसे होता है इनडायरेक्ट, हम बहुत सारी चीज़ें देख रहे हैं, हमारे माइंड में धीरे 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 वो अपनी जगह बना रही हैं। अच्छा ऐसा होता है, धीरे धीरे हम बदल गए, हमारा थॉट ओपिनियंस उसके लिए चेंज हो गए, जिसके लिए हमने एफर्ट्स नहीं लगाए, तो इस तरीके से ये इनडायरेक्ट हो जाता है। लेकिन ये भी वॉलेंट्री या इनवॉलेंट्री हो सकता है। वॉलेंट्री जब हमने उसको बहुत फास्ट कैच किया और हम ऐसा करना चाहते हैं, हमारी इच्छा है, और इनवॉलेंट्री का वो प्रोसेस है जिसमें चीजें धीरे धीरे खुद से होती जाती है और हमें नहीं पता चलता। ऑल राइट,
अकल्चरेशन की कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो ये किसी भी पर्सन की लाइफ में कभी भी हो सकता है। इसमें नॉर्म्स, वैल्यूज, बिहेवियर, इनकी रीलर्निंग होती है। पहले से तो आप कुछ जानते हैं लेकिन कुछ और भी जानने लगते हैं। इसके अलावा अगर कोई पर्सन इसको अपनी इच्छा से नहीं कर रहा है, अकल्चरेशन का प्रोसेस उसकी खुद की इच्छा से नहीं हुआ है, तो वहां पे उसको डिफिकल्टी होती है डील करने में। क्योंकि जैसे मान लीजिए कोई पर्सन है, वो नहीं जाना चाहता, किसी अपने एरिया को छोड़ के दूसरी जगह पर नहीं रहना चाहता, लोग अपनी लोकेशन नहीं बदलना चाहते हैं, तो ऐसे में जो जबरदस्ती का जो अकल्चरेशन उनके साथ हो रहा है, उसमें उनको डील करने में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आएगी। नॉर्मली देखा गया है कि जो लोग बहुत लंबे टाइम तक अपनी एक जगह पर रहते हैं, जब वो किसी दूसरी जगह पर उनको रहना पड़ता है आफ्टर रिटायरमेंट और ड्यू टू सम रीजंस, तो वो उस एनवायरनमेंट को अडॉप्ट नहीं कर पाते और इसी वजह से, अडेप्टेशन की वजह से ही उनके साथ में डिफिकल्टी होने लगती है। ऑफ कोर्स ये मल्टी डायरेक्शनल है क्योंकि इसकी भी डिफरेंट डायरेक्शंस हैं, ये भी हर डायरेक्शन में वर्क करता है और इट ऑलवेज रिक्वायर्स टू डिफरेंट कल्चर्स। यहाँ पे हमेशा हमेशा दो कल्चर्स होते हैं अकल्चरेशन में, जबकि एनकल्चरेशन में एक ही कल्चर होता है जिसे हमें समझना होता है। लेकिन अकल्चरेशन में दो कल्चर्स होते हैं जो आपस में एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करते हैं, इंटरैक्ट करते हैं। और इसके अलावा कल्चरेशन में होने वाले चेंजेस सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव हो सकते हैं, जो भी हम पढ़ेंगे कि कैसे होते हैं। सब्जेक्टिव लेवल पर क्या होता है जब अकल्चरेशन होता है, चेंजेस आर ऑफ्टन रिफ्लेक्टेड इन पीपल्स एटीट्यूड टुवर्ड चेंज। मतलब लोगों का चेंज के टुवर्ड्स जो भी एटीट्यूड है, उसको जो दिखाता है वो सब्जेक्टिव लेवल है कल्चरेशन का। ऑफकोर्स सब्जेक्टिव होने का मतलब हो गया कि वो चीजें बहुत डिटेल में सोच सकता है कल्चरेशन के बारे में। तो जो लोगों के थॉट्स होते हैं, परसेप्शन होते हैं, एटीट्यूड होता है चेंज को लेकर, वो सब्जेक्टिव लेवल होता है कल्चरेशन का। मतलब जैसे आपने कई लोगों को कहते हुए सुना होगा कि अपने कल्चर को ही फेवर करना चाहिए, दूसरों को नहीं करना चाहिए, या ऐसा भी सुना होगा इसका ऑपोजिट भी। आजकल तो सब लोग एक दूसरे के साथ रहने लगे हैं, इट्स ओके, एक दूसरे के कल्चर को फॉलो करने में क्या प्रॉब्लम है। तो ये जो हम चेंज देख रहे हैं ना माइंड में, ये सब्जेक्टिव लेवल कहलाता है, जो हमें उनके बातों में, उनके रिफ्लेक्शन में दिखाई दे रहा है। लेकिन इसको हम और इनको हम क्या कहते हैं, अकल्चरेशन एटीट्यूड, क्योंकि हमारा एटीट्यूड बदला है। और ऑब्जेक्टिव लेवल पे जो चेंजेस होते हैं वो एक्चुअल स्ट्रेटजीज होती हैं। मतलब हम ऐसा कह तो रहे हैं कि इंटरकास्ट मैरिज में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जब हम उसको कर भी रहे हैं तब वो चीज क्या हो जाती है, कल्चरेशन स्ट्रेटजी की फॉर्म में दिखती है। अब ये स्ट्रेटजी भी कुछ और होती है। ऑब्जेक्टिव लेवल पर चेंजेस जो होते हैं वो बिहेवियर में दिखते हैं, सब्जेक्टिव लेवल पर जो चेंजेस होते हैं वो एटीट्यूड्स में, यानी हमारे उस चीज के बारे में हम क्या ओपिनियन होल्ड करते हैं उसमें दिखते हैं। तो ऑब्जेक्टिव लेवल पर जो कल्चरेशन स्ट्रेटजीज में जो दिखते हैं, मतलब जो बिहेवियर में दिखते हैं, वो बिहेवियर किस किस तरह का हो सकता है आइए समझते हैं। वो बिहेवियर इन 4 तरीके का हो सकता है, जिनको हम अकल्चरेशन स्ट्रेटजीज कहते हैं। अब ये भी 2 मार्क्स में अलग से पूछा जाने वाला क्वेश्चन है, अक्सर पूछा जाता है। ओके, तो इसको भी आप समझ लीजिए, सिर्फ इतना भी अलग से क्वेश्चन आ सकता है और इतना ही आपको लिखना है जितना मैंने स्क्रीन पे आपको भी लिख के दिखा रखा है। तो बेसिकली 4 स्ट्रेटजीज होती है। सबसे पहली बात होती है इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन का मतलब हो गया इंटीग्रेट हो जाना। इन दिस स्ट्रेटजी सम डिग्री ऑफ कल्चरल इंटीग्रिटी इज मेंटेन्ड व्हाइल इंटरैक्टिंग विद अदर कल्चरल ग्रुप्स। हम दूसरे कल्चरल ग्रुप से जब भी मिलते हैं तो उसके ग्रुप्स के एथिक्स को, वैल्यूज को रिस्पेक्ट करते हैं, साथ ही साथ अपने कल्चर को भी वहां पर होल्ड करता है, वहां पर एग्जिस्ट करता है हमारा कल्चर भी। मतलब यहाँ पे मिक्सिंग नहीं हो रही है लेकिन इंटीग्रिटी है, ये दोनों ही एक दूसरे के कल्चर की रिस्पेक्ट कर रहे हैं, तो वहां पे इंटीग्रेशन हो जाता है। एसिमिलेशन, इस स्ट्रेटजी में लोग अपने कल्चर को मेंटेन नहीं करना चाहते एंड दे वांट टू बिकम एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ अदर्स कल्चर। मतलब वो अपने कल्चर को पूरी तरीके से छोड़ देते हैं और दूसरे के कल्चर में बहुत ही हैप्पीली इन्वॉल्व हो जाते हैं, उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। बाय विश, बाय विलिंगनेस ये होता है, तभी एसिमिलेशन कहलाता है। सेपरेशन में क्या होता है, पीपल अपने कल्चर को होल्ड तो करके रखना चाहते हैं लेकिन दूसरे के कल्चरल ग्रुप के साथ भी इंटरेक्शन बनाए रखना चाहते हैं। मतलब वो दूसरे में ज्यादा इन्वॉल्व है और अपने में कम है। समझिएगा इस बात को कि यहाँ पे अपने दे वांट टू होल्ड देयर ऑन टू देयर ओन कल्चर। यहाँ पे क्या था, एक इंटीग्रिटी की मतलब था कि दोनों एक दूसरे के संग में जुड़े हैं, लेकिन यहाँ दोनों अपनी अपनी इच्छा से जुड़े हैं, दोनों रेस्पेक्ट कर रहे हैं। सेपरेशन में क्या होता है, जो लोग अपने कल्चर को होल्ड करते हैं लेकिन दूसरे में ज्यादा इन्वॉल्व हो जाते हैं, यहाँ पे ज्यादा इन्वॉल्व नहीं होते हैं, अपना अपना रहता है, इसमें अपने कल्चर की कोई वैल्यू ही नहीं करते हैं, दूसरे के कल्चर में ज्यादा इन्वॉल्व हो जाते हैं। सेपरेशन में क्या होता है, अपने कल्चर को होल्ड तो करना चाहते हैं लेकिन दूसरे के कल्चर में ज्यादा इन्वॉल्व हो जाते हैं। और मार्जिनलाइजेशन में क्या होता है, इन दिस स्ट्रेटजी पीपल जनरली रिमेन अनडिसाइडेड अबाउट व्हाट शुड दे डू एंड कंटिन्यू टू स्टे विद अ ग्रेट डील ऑफ स्ट्रेस इन मैनेजिंग बोथ द कल्चर। वो कंफ्यूज रहते हैं। मार्जिनलाइजेशन में बेसिकली लोग कल्चर को लेकर कंफ्यूज रहते हैं कि एक्सेप्ट कर लेंगे तो अच्छा ये भी ठीक है, ऐसा भी है, फिर उन्हें कंफ्यूजन भी होता है कि नहीं मैं ये चीजें भी नहीं कर पा रहा हूँ। तो कंफ्यूजन की स्टेट लगातार बनी रहती है एंड दे आर नॉट श्योर अबाउट एनी ऑफ देम। वो अपने से भी जुड़े रहना चाहते हैं, दूसरे को भी नहीं छोड़ना चाहते हैं, लेकिन उन्हें बुराइयां भी दिखती हैं, उन्हें अच्छाइयां भी दिखती हैं। तो ये जो कंफ्यूजन की स्टेट होती है मार्जिनलाइजेशन में देखने को मिलती है। ओके,
अब आते हैं सोशलाइजेशन की प्रोसेस पे। वैसे तो जो टॉपिक है वो सोशल साइकोलॉजी का एक बहुत बेसिक यूनिट है, लेकिन हमें समझना होगा कि सोशलाइजेशन हमारे बेसिस ऑफ ह्यूमन बिहेवियर का पार्ट क्यों है, क्योंकि हम एक सोशल एनिमल हैं और इस दुनिया में जब तक हम रहेंगे हमेशा सोशल इंटरेक्शन चलता रहेगा, हम रुक नहीं सकते हैं। तो सोशलाइजेशन का जो टर्म है, जिसको हम दोनों ही तरीके से लिखते हैं, जेड में भी और एस में भी, ये डिफरेंट साइकोलॉजिस्ट यूज करते हैं, सोशल साइकोलॉजिस्ट, एजुकेशनिस्ट भी यूज करते हैं, क्योंकि एजुकेशन भी सोशल वर्ल्ड में होती है, इसलिए वहां पर भी ये यूज होता है। और ये इट इज द प्रोसेस ऑफ लर्निंग वंस कल्चर एंड हाउ टू लिव विद इन इट। कैसे रहें हम इस दुनिया में और किस तरह से लोगों के साथ इंटरेक्ट करें, सब कुछ सोशलाइजेशन में अंडरस्टैंड करते हैं। और सोशलाइजेशन का जो प्रोसेस है, दिस इज ऑल अबाउट लर्निंग सोशल नॉर्म्स इन अ गिवन कल्चर। किसी भी कल्चर के अंदर हम जो नॉर्म्स को सीखते हैं वो सोशलाइजेशन है। यहाँ पे क्या क्या चीजें हो सकती हैं, जेंडर रोल हो सकते हैं, रूल्स हो सकते हैं जो हमारी सोसाइटी हमसे एक्सपेक्ट करती है, मॉरल्स हो सकते हैं, डूज एंड डोंट्स हो सकते हैं। तो इस तरीके से सोशलाइजेशन जो होता है वो इज नॉट द एक्चुअल एक्विजिशन ऑफ रूल्स एंड रूल्स ऑफ अ कल्चर, रादर इट इज द प्रोसेस इन विच अ पर्सन एक्सेप्ट्स एंड इम्प्लीमेंट दोज एक्सपेक्टेशन। जब जब पर्सन उन चीजों को एक्चुअली में प्रैक्टिकली करता है तब वो सोशलाइजेशन कहलाता है। सोशलाइजेशन इज नॉट सोली डिटरमाइंड बाय द एनवायरनमेंट, लेकिन इसमें और भी सारी चीजें जो होती हैं, जैसे जेनेटिक मेकअप, पर्सनैलिटी, ये सारी चीजें एक दूसरे के संग इंटरेक्ट करती है सोशल वर्ल्ड में। ओके, इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो बहुत कुछ लिखा जा सकता है इस पे, लेकिन फिर भी कुछ पॉइंट्स लिए हैं हमने यहाँ पे कि सोशलाइजेशन जो है वो ह्यूमन ब्रेन के डेवलपमेंट के लिए भी अकाउंट है, बॉडी के डेवलपमेंट के लिए भी, हमारे एटीट्यूड, बिहेवियर और बहुत सारी चीजों की डेवलपमेंट के लिए सोशलाइजेशन इंपॉर्टेंट है। जैसे कि अगर एक पर्सन को वो हमेशा घर के अंदर रहे, वो लोगों से इंटरेक्ट ना करे, ना मिले, तो वो ना तो वो बहुत सारी चीजें सीख पाएगा और ना ही वो प्रॉब्लम्स को, डिफिकल्टीज को क्रॉस कर पाएगा। और बहुत कुछ जो सोशल वर्ल्ड में इंटरेक्ट करके वो जान सकता है, सीख सकता है, उन सब चीजों से वो दूर रह जाएगा। तो बहुत जरूरी है सोशलाइजेशन में। ये ऐसा प्रोसेस है ऑफ इंडक्टिंग द इंडिविजुअल इनटू द सोशल वर्ल्ड। वही बात है, दूसरी तरीके से लिख दी गई है। सोशलाइजेशन का मतलब होता है प्रोसेस ऑफ इंटरेक्शन थ्रू विच द ग्रोइंग इंडिविजुअल्स लर्न द हैबिट, एटीट्यूड, वैल्यू, बिलीफ। मतलब बहुत कुछ सीखता है ऑफकोर्स एनवायरमेंट में रह के पर्सन। तो ये इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स हो गई। सोशलाइजेशन एजेंट्स की अगर बात करें तो सोशलाइजेशन एजेंट्स वो होते हैं, वो सभी लोग जो हमारे सोशलाइज होने में हेल्प करते हैं। मोटे मोटे तौर पे देखें तो वो कौन कौन हो सकते हैं? सबसे पहले तो हमारी फैमिली। जब हम दुनिया में आते हैं तो ये फैमिली होती है जो हमें सोशल वर्ल्ड में इंटरेक्ट करना सिखाती है। धीरे धीरे हम सीखते हैं और इस फैमिली के बहुत सारे फंक्शंस होते हैं। जैसे बायोलॉजिकली तो हमें जो कुछ भी इनहेरिट होता है उसकी वजह से भी हम बहुत सारी चीजें सीखते हैं, लेकिन उसके अलावा हम, हमारा घर का एनवायरनमेंट कैसा है, हमारे घर में होने वाली चीजें किस तरीके से, कैसे एनवायरनमेंट है, क्या वैल्यूज है, उनको हम ऑटोमेटिकली फॉलो करते जाते हैं। तो सबसे बड़ा सोशलाइजेशन एजेंट है। नेबरहुड भी काफी हद तक है, क्योंकि जिस सोसाइटी में हम रहते हैं वहाँ के लोगों का हम पे इम्पैक्ट करता है। या ये भी कह सकते हैं कि जिस सोसाइटी में हम रहना चाहेंगे वो वही होगी जैसा हमारा माइंडसेट होगा, है ना। तो नेबरहुड का भी हम पर इफेक्ट पड़ता है। नेबरहुड किस तरीके का है, लोग कैसे हैं, इस तरीके की चीजें मैटर करती हैं। स्कूल अगेन एक बड़ा कॉम्पोनेंट है, क्योंकि हमारा एजुकेशन सिस्टम हमें फॉर्मल वे में सिखाता है कि हमारा कल्चर किस तरह से ग्रो होता है या हम अपने कल्चर में किस तरह से ग्रो होते हैं। तो स्कूल ऑफ कोर्स एक बड़ा है, और स्कूल के अंदर आने वाले वो सभी लोग, चाहे वो हमारे क्लासमेट्स हों, हमारे टीचर्स हों, जो भी लोग स्कूल में हमें मिलते हैं वो सभी इसके अंदर आते हैं। इसके अलावा पीयर ग्रुप्स की बात करें तो ऑफ कोर्स पीयर ग्रुप जो होते हैं वो बहुत बड़ा इंपैक्ट डालते हैं, क्योंकि हम जैसे भी चाइल्डहुड से लेके बड़े होने तक ग्रो होते हैं, हमारे पीयर्स जो होते हैं उनकी पर्सनैलिटी के कंपोनेंट्स भी हमारे अंदर आते हैं, हमारे भी उनमें जाते हैं। तो ट्रांसमिशन चलता रहता है वैल्यूज का, कैरेक्टरिस्टिक्स का। तो पीयर्स हमारे अंदर कल्चर को डेवलप करने में या सोशलाइजेशन एजेंट की तरह से हमारे लिए वर्क करते हैं, और हम भी उनके लिए करते हैं ऑफकोर्स, है ना। तो टू वे ये चीजें होती हैं। लास्ट में बात करें मास मीडिया एंड टेक्नोलॉजी की, तो यहाँ तो कोई डिस्कशन ही नहीं बचता है, क्योंकि आप सभी को पता है कि किस तरीके से मास मीडिया टेक्नोलॉजी ने ओवर पावर किया हुआ है हमारे पूरे बिहेवियरल सिस्टम को। तो जो भी चीजें हम करते हैं, जो भी हम अपने कल्चर को, जिस तरह से अपने कल्चर में ग्रो होते हैं, उस पर मास मीडिया का बहुत बड़ा इंपैक्ट होता है। ये एक ऐसा टॉपिक है जो एसेज में पूछा जाता है, ऐसे वगैरह टॉपिक का टाइप का ये टॉपिक है। तो मीडिया की बात करें तो मीडिया के बहुत सारे वेज हैं, लेकिन सबसे पॉपुलर वे है सोशल मीडिया, जैसे भी हमने बात की थी। तो सोशल मीडिया की हेल्प से पर्सन जो है वो कल्चर को, नए कल्चर को लर्न करता है। घर बैठे बैठे हर वक्त अपने फोन में जो कोई पर्सन रहता है तो वो धीरे धीरे चीजों को सीख ही जाता है। तो इस तरीके से हमने आज के इस वीडियो में अंडरस्टैंड किया। बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीजें थी ये वीडियो में। और हाँ, सबसे इंटरेस्टिंग बात तो ये है कि जो चैप्टर है वो अब खत्म हो गया है, नए चैप्टर की तरफ चलेंगे, ह्यूमन डेवलपमेंट की तरफ। और आई होप कि ये वीडियोस आपके काम आ रहे होंगे। मैंने ज्यादा एक्सप्लेनेशन को एक ही वीडियो में कवर करके वीडियोस के नंबर ऑफ एक्सप्लेनेशंस को कम किया है, जिससे कि आप एक ही कंटेंट में, एक स्ट्रेच में बहुत सारा कंटेंट देख पाए। तो आई होप कि ये आपके यूजफुल रहेगा। और नोट्स को रिसीव करना मत भूलिएगा।
चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा अगर पहली बार चैनल पर आए हैं तो, और बाकी अगर आप लगातार भरे हुए हैं तो थैंक यू सो वेरी मच, एंड आई विल सी यू सून इन द नेक्स्ट चैप्टर, नेक्स्ट वीडियो. टिल देन टेक केयर, बाय बाय.